समय पे है और इसे आज हम कंप्लीट कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस एक दो दूंगा, रिवीजन करा दूंगा एक बार पूरे टॉपिक में मैंने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में आपको, और फिर आपको इसको कैसे तैयार करना है, कैसे कंप्लीट करना। तो एक छोटी क्लास होगी, ज्यादा बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन इस पे ऊपर अच्छे कहानियां जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी को आप रिवीजन अच्छा कर ले तो एक दो क्वेश्चन बड़े आते ही हैं पक्का इसके ऊपर में, और वो आपको अच्छे नंबर देकर जरूर जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज से क्लास जनन स्वास्थ्य। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था और उसका एक रिवीजन करा के उसके बाद आगे की चीजें चलेंगे, ठीक है। तो आज का भी टॉपिक हमारा जो है वो है मुख्य रूप से जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, उसे हम कहते हैं कि मतलब ART, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव, है ना, टेक्निक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम गर्भाधान कैसे करवाया जाएगा। असल में आंसर है कृत्रिम गर्भाधान। किसी जीव जंतु में या किसी भी जानवर में या मनुष्य में अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो उसको कैसे करवाया जाएगा, उसमें कौन कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी। तो जैसी जैसी प्रॉब्लम वैसा वैसा सॉल्यूशन। किसी में स्पर्म की प्रॉब्लम है, किसी में ओवा की प्रॉब्लम है, किसी में स्पर्म है नहीं, किसी में स्पर्म लेना है, किसी में ओवा नहीं बन रहा है, किसी में ओवा बन रहा है लेकिन एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम है, उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो बहुत सारा चीज हो सकता है। तो इन सब चीजों को अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो ये पता चलता है कि प्रॉब्लम जैसी वैसा ही सॉल्यूशन। इन सब का सबसे पहला सॉल्यूशन आता है आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके ऊपर हमने हल्की बात की थी प्रीवियस क्लास में। आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, होता क्या है ये? तो पहले तो इनके नाम को ही समझ लिया जाए तो दो तीन चीज तो अपने आप समझ में आ जाता है। आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, और इसी का दूसरा नाम होता है आईवीएफ, मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आपको इनका नाम पढ़ना है। Why it is called test tube baby and why it is called in vitro fertilization? IVF क्यों, किस आधार पर हम इसको कह रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी किस आधार पर कह रहे हैं, और बाकी जो इसके अंतर्गत कार्यक्रम हो रहे हैं उनको हम उनका नाम क्यों दे रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी एक बहुत सिंपल कार्यक्रम है, क्योंकि यहां पर निषेचन जो है वो मुख्य बात होती है। निषेचन की प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब यानी परख नली में होता है, इसलिए इसे परख नली शिशु कहते हैं, पहला जरूरी बात। और इन विट्रो का मतलब क्या होता है? इन विट्रो का मतलब जब निषेचन टेस्ट ट्यूब में हो तो उसे इन विट्रो कहते हैं। अगर निषेचन शरीर के भीतर कृत्रिम रूप से हो रहा हो, शरीर के भीतर ही हो रहा हो, मतलब महिला के जो अंडवाहिनी है उसी के अंदर हो रहा हो, लेकिन होगा कृत्रिम तरीके से, तो उसे इन वीवो कहेंगे। तो कुछ इन वर्ड्स को ना सबसे पहले ही अपने दिमाग में बैठा लो कि इन वीवो, इन विट्रो, देन फिर ये फर्टिलाइजेशन और वगैरह वगैरह, तो पहले हमको क्लियर हो जाए। पढ़ने की तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम चूंकि जो हमारा टू द सिलेबस पॉइंट है, टू द पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मेन पॉइंट आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और दोनों में पॉइंट में याद रखना कि यहां पर परख नली में निषेचन हो रहा है। परख नली में निषेचन का मतलब ही होता है कि जब भी निषेचन परख नली में होगा तब हम उसे कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई, परख नली में निषेचन की वजह से इनका नाम पड़ा हुआ है, और ये नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और वही दूसरा नाम हम बोलेंगे तो वो होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। करना क्या होता है इसमें, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एक मान लेते हैं मदर है, ठीक है, मदर है, और या अगर मदर नहीं बना सकती है तो हमने डोनर ले लिया, ठीक है, दोनों में से कोई एक। इनमें से किसी का हमने ले लिया ओवा, ये याद रखना। और वैसे ही हमने यहां पर ले लिया या तो फादर है, ठीक है, और फादर के साथ साथ या तो ले लिया, ये भी डोनर से ले सकते हैं, अगर फादर स्पर्म नहीं बना पा रहे हैं तो डोनर ले लिए, ठीक है। अब इनमें से ओवा है, इनमें से भी ओवा यहां से ले लिए, और सॉरी नॉट ओवा, यहां से स्पर्म ले लिए, ठीक है, यहां से हमने जो है स्पर्म ले लिया, सॉरी यहां से हमने इनका स्पर्म ले लिया, ये दोनों पॉइंट हो गए। इन दोनों को निकालने के लिए कुछ बड़ा मेथड नहीं है, इसमें वैक्यूम मेथड यूज करते हैं, और वैक्यूम का मतलब होता है खींच लेते हैं, एक मतलब विशेष प्रकार की मशीन के द्वारा ओवा को बाहर खींच लेते हैं। इन दोनों को रिमूव करके दोनों को मिलाया जाता है। मैंने पहले ही कहा था, कहां मिलवाया जाएगा, निषेचन करवाया जाएगा। कहां पर करवाया जाएगा बेटा, तो याद रखना एट परख नली, परख नली में, तो ये निषेचन होगा परख नली में, मिलवाए इनको। अब जब निषेचन परख नली में हुआ तो पक्की बात है कि परख नली बनने के बाद यार वहां पे जाएगा तो कोशिका अपनी वृद्धि करती है,
तो ये कोशिका वृद्धि जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। निषेचन के बाद यहां पर ये जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट को जो है सिर्फ निषेचन करवाना था, क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर निषेचन की थी। अब इस जाइगोट को वापस मादा में डालना है तो दो तरीके से डाल सकते हैं। अब ये जाइगोट के बाद यहां पर एम्ब्रियो बनेगा, तो यहां पर ट्रांसपोर्ट आता है जिसे अपन कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर यूज करेंगे ये कहां से शुरू हुआ? ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर हमने बोला, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे होगा? ये एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे होगा? इसे वापस कैसे डालेंगे? गर्भाशय में डालेंगे, कहां पर डालेंगे? तो सबको पता है यार कि उन कोशिकाओं में अगर हम बात करें तो गर्भाशय तक पहुंचने से पहले, यहां से यहां तक पहुंचने पर 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16, फिर 32, ऐसा होता है ना। तो जब कोशिका विभाजन होते रहती है तो इस तरह से अवस्थाएं आती हैं, 2, 2, 4, 10, 16, 32 ऐसा करके। तो यह हो सकता है कि अगर मान लेते हैं जाइगोट से लेकर 8 सेल स्टेज तक बना हुआ है, तो ज्यादातर चांसेस है कि इस समय तक सेल जो होती है ना वो कहां पर रहती है? फैलोपियन ट्यूब में। तो इसे कहां डालेंगे? इसे अंडवाहिनी में डालेंगे। कहां पर डालेंगे? अंडवाहिनी में डालेंगे। और जब इसे अंडवाहिनी में डालेंगे तो इसको इंग्लिश की भाषा में क्या कहा जाएगा? किसको डाल रहे हैं? जाइगोट को डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? जाइगोट को। कहां डाल रहे हैं? इंट्रा मतलब अंदर। किसके अंदर? अंडवाहिनी, मतलब इसे हम कहेंगे इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब। मैंने पहले कहा था इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, इसलिए फैलोपियन ट्यूब। और सबसे आखिरी में क्या पॉइंट आ जाता है? ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो इसका नाम हो जाता है ZIFT। तो जब एम्ब्रियो का ट्रांसफर, याद रखना टेस्ट ट्यूब बेबी एक अलग नाम है, इस वजह से इसका नाम रखा जाएगा परखनली शिशु। चूंकि वो परखनली में मिला है इसलिए परखनली शिशु। चूंकि वो परखनली में मिला है इसलिए इसका नाम इनविट्रो फर्टिलाइजेशन भी है। ठीक है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन भी है। और चूंकि उसे हमने 8 जाइगोट से लेकर 8 सेल स्टेज तक हमने उसे डाला है, इसलिए फैलोपियन ट्यूब में डालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ZIFT हम कहेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट इतने में बन जाएगा। और अगर हम इसी चीज को डाल रहे होंगे 8 कोशिकाओं के बाद, तो ये याद रखना 8 सेल से 32 सेल तक, 8 के बाद वो 32 तक पहुंच गया, 32 कोश की अवस्था तक हो गया, तो कहां डालेंगे? तो अब अपने पास कहां डालेंगे इसे? गर्भाशय में। गर्भाशय यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे वो। अब उसके बाद इसे यूट्रस में डालेंगे। अब चूंकि यूट्रस में डाल रहे हैं तो इसलिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इंट्रा। और कहां डाल रहे हैं? यूट्रस में। तो यूटेराइन ट्रांसफर, तो इसका नाम हो जाता है IUT। सो व्हाट इज IUT? IUT का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और ये इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT है। तो दो तरीके से एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तरीके हम यहां पर देखेंगे। एक तो देखा जाएगा अप टू 8 सेल स्टेज तक मैक्सिमम, और दूसरा देखा जाएगा 8 से 32 कोश की अवस्थाओं तक। इस तरह से दो प्रक्रिया हो जाएंगी, IUT एंड ZIFT। ये उम्मीद है एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, अब थोड़ा सा NCERT हाईलाइट्स टाइप की चीजें। NCERT में क्या क्या लिखा हुआ है? पात्रोनिषेचन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फुल फॉर्म इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि शरीर से बाहर लगभग शरीर जैसा ही एक माहौल बनाया जाता है, एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा, स्थिति तैयार किया जाएगा और वहां पर करवा दिया जाएगा क्या? निषेचन। और अगर वहां पर निषेचन करवा दिया जाएगा और उसके पश्चात एम्ब्रियो ट्रांसफर ET किया जाएगा, एक ऐसा उपाय हो सकता है। अब ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम भी कहते हैं, इस टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष के प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में परिस्थितियां बनाकर युग्मनज बनने पर, युग्मनज यानी जाइगोट बनने पर करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
तो ये वही बात हुई कि यार ये हो गया मान लो मादा, ये हो गया नर, दोनों का मिलाया परख नली में निषेचन करा दिया। अब उसके बाद उसको एम्ब्रियो बनाने के बाद ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एम्ब्रियो कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? गर्भाशय में डाल रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं? तो यहां पर डाल रहे हैं तो ZIFT, और यहां पर डाल रहे हैं तो IUT। दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, ये तरीका है। वापस डालने के दो तरीके हैं, मैंने जैसे आपको बताया, पहला ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यह कब तक डाला जाएगा? यह युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण जब तक उसकी कोशिका 8 ब्लास्टोमियर तक होनी चाहिए। ब्लास्टोमियर स्टेज 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक है तो हम उसे फैलोपियन नलिका में डालेंगे, फैलोपी नलिका में डालेंगे। और फैलोपी नलिका का मतलब ही होता है अंडवाहिनी, और इसी का नाम है फैलोपियन ट्यूब में अगर स्थानांतरण करेंगे तो वर्ड ही अपने आप में सब कुछ बता रहे हैं। जाइगोट को अप टू 8 सेल स्टेज, तो मैक्सिमम 8 सेल स्टेज अवस्था तक अगर वो ब्लास्टोमियर है तो उसे अपन फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ZIFT। इससे ज्यादा हो गया तो हम करेंगे IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। एम्ब्रियो कहां पर जा रहा है इस बार? यूट्रस में जा रहा है, गर्भाशय में जा रहा है इस बार, क्योंकि बड़ा हो चुका है अब वो, ठीक है। बस वही बात है ना कि बच्चा छोटा है तो हम पहले स्कूल में एडमिशन कराएंगे, बड़ा है तो फिर बड़े वाले स्कूल में डायरेक्ट KG1 KG2 में डालना पड़ेगा, नर्सरी में है कि वैसा ही टाइप का कुछ। तो जब जहां पर जैसा वो दिखाई देगा, जब वहां पर जैसा वो बनेगा, वैसी ही जगह पे हमें उसे एंटर करना पड़ेगा और वो उसकी परिस्थिति हो जाती है। बढ़िया। सो जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो गया उसे परिवर्धन हेतु फिर कहां डाला जाएगा? गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाएगा। और अगर हम उसे गर्भाशय में डाल रहे हैं तो कहानी हो गई। तो इस तरीके से जो पार्ट हुआ उसे अपन कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये ऐसे फीमेल के लिए उपयोग किया जाएगा या ऐसे नर के लिए उपयोग किया जाएगा जैसे मान लो जहां पर निषेचन की क्षमता दिक्कत हो, अंडवाहिनी की pH कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कई बार स्पर्म नहीं पहुंच पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम आती। तो ऐसे समय पे ये प्रॉब्लम्स आती। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या है, जिन फीमेल में गर्भधारण की समस्या मतलब वो गर्भ नहीं धारण कर पा रहे हैं, उनकी सहायता के लिए जीवन निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या होता है? स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूण को स्थानांतरित के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये जो आखिरी लाइन कहा हुआ है, इस प्रॉब्लम को सुनना ध्यान से। बताया कुछ और है और बोला कुछ और है। सुनना कि उनकी सहायता के लिए जीवन निषेचन, इन विवो निषेचन का मतलब क्या होता है? तो जैसे मैंने कहा इन विट्रो, तो परख नली में है। मैंने क्या कहा? अगर ये इन विट्रो में है तो इसका मतलब ये परख नली में कर रहा है। लेकिन ये वाली महिला को निषेचन का प्रॉब्लम नहीं है, परख नली में निषेचन होगा जिसका इन विट्रो होगा। अब अगर मान लो दूसरी महिला देखा जाए, उसका निषेचन तो ठीक मतलब कर ले रहा है, अब इन विवो है, ठीक है। तो स्त्री के भीतर मतलब क्या बोलना चाहिए? अंडवाहिनी में निषेचन, अंडवाहिनी में निषेचन होगा, ठीक है। तो ये लोग निषेचन प्राकृतिक तरीके से ही कर लिए, मान लो अंदर ही कर लिए। उसके बाद मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा कि अंडवाहिनी से निषेचन हो गया लेकिन गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो अंडवाहिनी में होगा निषेचन, उसके बाद उस भ्रूण को बाहर निकालेंगे और या किसी कारण से जो होता है ये इम्प्लांट करवा दिया जाएगा आर्टिफिशियल तरीके से। इम्प्लांट गर्भाशय में होगा। तो ऐसी एक तकनीक जिसमें माता मतलब जो भी है वो निषेचन कर ले रही है, लेकिन एंडोमेट्रियम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो फिर उसके एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना, हार्मोन्स देना, केमिकल देना, ये सारा काम जो है इन विवो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो इन विट्रो मतलब परख नली में निषेचन, इन विवो मतलब अंडवाहिनी में निषेचन प्राकृतिक तरीके से। इसकी क्या प्रॉब्लम है? इसकी प्रॉब्लम गर्भधारण की समस्या है। गर्भधारण की समस्या है इस महिला की, याद रखना, इस महिला की गर्भधारण की समस्या है। और इसकी समस्या गर्भधारण कर सकती, इसकी समस्या निषेचन में। याद रखना ये वाला पार्ट है ना, ये परख नली में निषेचन जो होता है ये निषेचन में समस्या है वाली स्त्री में होगा। स्त्री के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? IVF। ये लाइन याद रखना। और जिसे
निषेचन में प्रॉब्लम नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं है, अगर निषेचन की प्रॉब्लम नहीं है तो इन विट्रो करो, फिर इन वीवो करो, वो बढ़िया निषेचन कर सकती है अगर तो। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से हम इसको पॉइंट बना लेते हैं, कहानियां करते हैं और चीजों को बना बनाकर आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले विषय पे आते हैं। तो ये एक तरीका हो गया हमारा, इस तरीके से भी निषेचन होता है और इस तरीके से भी माता को या पिता को पितृत्व का और मातृत्व का अवसर मिलता है कि ठीक है भाई तुम कर लो, इस तरीके से कर लो, ये तुम्हारा मेथड हो गया। अब आता है हमारे पास में दूसरा मेथड, GIFT। अब शब्द क्या बोल रहा है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। शब्द अपने आप में बहुत कुछ बताता है, एकदम क्लियर शब्द नहीं है कि ये किस चीज को ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन हमें इसे याद रखना है कि गैमेट का मतलब होता है युग्मक, इंट्राफैलोपियन। इस बार हम यहां पर गर्भ पूरा एम्ब्रियो बनाकर नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ एक युग्मक को डाल रहे हैं। वो युग्मक कौन होगा? याद रखना, ये यहां पर बात हो रही है, हम सिर्फ यहां पर युग्मक को डाल रहे हैं, युग्मक को। और कहां पर? अंडवाहिनी में। इंट्रा मतलब अंदर और ये हो गया अंडवाहिनी में। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई मतलब क्यों डाल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है इसको? इस महिला के साथ ये प्रॉब्लम है कि यह गर्भधारण आसानी से कर सकती है लेकिन ये अंड नहीं बना पा रही है। तो ऐसी महिला, प्रॉब्लम समझना किसके लिए उपयोग है? ऐसी महिला जो गर्भधारण ठीक तरीके से कर ले रही है लेकिन वो अंड बनाने में कैपेबल नहीं है, वो एग नहीं बना सकती। अब वो अगर अंड नहीं बना सकती तो क्या होगा? तो ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती तो फीमेल में आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन का, कैथेटर का उपयोग करके यहां पर एग को 1-2 एग यहां पर डाला जाता है। ऐसी महिलाएं जिसमें ओवा उत्पन्न नहीं हो रहा है तो बाहर से ओवा डाला जाएगा, और जब बाहर से ओवा डाला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में तो क्या डाल रहे हैं? ओवा डाल रहे हैं। तो ओवा क्या है? युग्मक है। कहां डाल रहे हैं? अंडवाहिनी में। तो हो गया इसका नाम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद वो जो है ना गर्भधारण खुद ब खुद करेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि फीमेल खुद बना नहीं पा रही हो सकता है या पकड़ने में कोई प्रॉब्लम हो। फीमेल मतलब यहां से ओवा बना रही है बट ओवा यहां जा नहीं रहा है, तो इसे यहां पर अगर नहीं जा रहा है तो लेकर जाएंगे। या हो सकता है ये बना ही ना पाए ये महिला, तो ऐसी महिला जिसका खुद का ओवा नहीं बन रहा है उसको भी सुख दिया जा सकता है मातृत्व का। याद रखना, जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। क्या बोला मैंने? उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन निषेचन कर सकती है और गर्भधारण भी कर सकती है। तो बस उसको बाहर से ओवा देना है, बाकी वो खुद कर लेगी। उसके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जाएगा, उसके लिए एक नया तरीका होगा। यहां पर एम्ब्रियो नहीं डाला जाएगा, वो निषेचन तो खुद ही कर ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों इतना मेहनत करने? काम करो, ओवा बस डाल दो। आसान तरीका है थोड़ा सा। इसमें दाता से अंडाणु लिया, उस स्त्री में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया, इसका नाम हो गया GIFT। सीधी सी बात है। महिला ओवा नहीं बना पा रही है ना, तो एक काम करो, किसी और का ओवा दे दो उसको। ये बहुत आसान मेथड हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में स्पर्म को डोनेट करने वाले भी बहुत लोग हैं और ओवा को डोनेट करने वाले भी बहुत लोग हैं। ओवा को डोनेट करने वाले भी बहुत लोग हैं जो ओवा ट्रांसफर करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज उसमें है ही नहीं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर बन जाता है GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये बन जाएगा। इन सब के बाद तो ZIFT का काम भी वही था, GIFT का काम भी वही है, बच्चे पैदा करवाना, लेकिन इसका काम अलग है, उसका काम अलग है, उसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। तीसरा मेथड ऐसे लोगों के लिए उपयोग किया जाएगा, अब ये नर के लिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ICSI। ये क्यों भला किया गया? तो मान लो हमारे पास में ये ओवा है, ठीक है, ये एग है, ओवा है। अब किसी कारण से मान लो कि किसी नर का स्पर्म जो है वो कमजोर है, या उसकी संख्या बहुत कम है, तो वो वेजाइना से लेकर गर्भाशय और गर्भाशय के बाद अंडवाहिनी तक का जो सफर है ना वो तय नहीं कर पा रहा है, या तय करने से पहले ही मर जा रहा है। क्योंकि हमको पता है ना कि वो मिलियंस नंबर के स्पर्म जो है आगे जाकर उसमें बहुत सारे मर जाते हैं और कुछ 1-2 ही ओवा तक पहुंच पाते हैं, पता है ना, और बहुत सारे तो मरने के लिए पैदा होते हैं। तो अगर इसके पास इतने स्पर्म है ही नहीं कि मर जाए, और वो भी मर जाएंगे तो वो पहुंचेगा कौन वहां तक। तो इसलिए ऐसे पुरुष में जहां पर स्पर्म काउंट बहुत कम हो
और हम ये चाहते हैं कि वो निषेचन हो ही जाए, तो ऐसे समय पे अगर गिने चुने स्पर्म है तो स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर डाल देते हैं। ओवा के अंदर है कोशिका द्रव्य होता है, ओवा एक कोशिका है ना, उस कोशिका द्रव्य के अंदर स्पर्म को जाना पड़ता है, निषेचन में हमने पढ़ रखा है। अगर मैं डायरेक्टली इनबिल्ट कर दूं, अंदर डाल दूं, तो इससे निषेचन के चांस थोड़े से बढ़ जाएंगे, और निषेचन के चांस अगर बढ़ जाएंगे तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है, शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतक्षेपित कर दिया जाता है सीधा। ये पुरुष की प्रॉब्लम है, मादा की प्रॉब्लम नहीं है, मादा ठीक था, लेकिन पुरुष की प्रॉब्लम थी कि पुरुष जो है वो अच्छे स्पर्म उत्पन्न नहीं कर पा रहा था, दैट्स वाई निषेचन नहीं हो रहा था, इसलिए हाइजिक तरीके से वहां पर डायरेक्टली डाल दिया गया। अगर वेजाइना से जाता तो वहां का पीएच, अम्लीता, क्षारीता, ये सब खाते पीते मरते जब हो जाता, उसके बाद बहुत सारी संख्या में इधर उधर बढ़ जाता। ठीक है, तो वहां पर पहुंच पाता कि नहीं पहुंच पाता ये थोड़ा सा फिक्स नहीं था, लेकिन ये पक्का है कि अब ये पक्का वहां पर पहुंच ही जाएगा, इसमें डन कोई शक की बात नहीं है कि ये वहां पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि ठीक है, अंडाणु को वहां पर पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, पहुंच गया भाई। लास्ट पॉइंट आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब यह होता है, यह एक ऐसा मेथड है जिसे अपन कहते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन। अब ये क्या चीज होती है भाई? कृत्रिम वीर्य सेचन का मतलब ये है कि इसमें स्पर्म काउंट कुछ संख्या में कम है, लेकिन ठीक है, बहुत ज्यादा कम नहीं। अब अगर वो कई बार ऐसा कुछ होता है कि कुछ नर जो होते हैं वो स्पर्म मतलब हो सकता है बना पा रहे हैं या नहीं बना पाते हैं, या कई बार स्पर्म निकलता नहीं, तो ऐसे समय पे नर का स्पर्म को एक जगह स्टोर कर लिया जाता है, या तो मान लो वो मादा नहीं कर पा रही है तो किसी और नर का ले लिया, वो नर नहीं कर पा रहा है किसी और नर का ले लिया गया। ठीक है, तो अगर अब एक दो को देखो, पहली बात ये थी अगर ये सब टेक्नोलॉजी नहीं होती तो अगर एक पति पत्नी में अगर नहीं बच्चे पैदा हो पा रहे तो कोई चांस ही नहीं था, है ना। अब वो दूसरे से इंटरकोर्सेस करने थोड़ी ना जाएगी बच्चा पैदा करने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे समय में एक आर्टिफिशियल तरीका अपनाया जा सकता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का प्राइवेसी भी मेंटेन रहे, कि वहां से स्पर्म ले लिया गया, स्पर्म को यहां डाल दिया गया, एकदम आसान मेथड से बच्चे पैदा हो गए, ना किसी का कुछ नुकसान हुआ, ना डिग्निटी का लॉस हुआ, ना प्राइवेसी का नुकसान हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ वो उन्हीं का बच्चा है। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है, टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल मतलब एकदम सीधा सा प्रक्रिया हो गई है कि जो निसंतान व्यक्ति हैं, निसंतान दंपति हैं, उनको बच्चा पैदा किया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब यह होता है कि स्पर्म को लिया जाए और स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्शन से, पाइप की सहायता से गर्भाशय में डाल दिया जाए। अब उसके बाद वो अपना सफर तय कर लेगा। ये ऐसे नर के लिए दिक्कत होती है, ऐसे नर के साथ ये प्रॉब्लम होगी जो नर स्पर्म रिलीज नहीं कर पा रहा है, या स्पर्म बना नहीं पा रहा है, या स्पर्म की संख्या कम है, तो वहां पर ऐड कर दिया जाएगा। तो बंध्यता के ऐसे मामले में जिसमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित करने के योग्य नहीं है, ठीक है, स्त्री को वीर्य सेचित करने के योग्य नहीं है, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर वो कई बार देखो यार, वीर्य सेचन मतलब स्पर्म का निकलना एक बड़ी प्रक्रिया है, उसके लिए इरेक्शन होना चाहिए, उसमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट होना चाहिए, तब जाके स्पर्म रिलीज होता है। कई लोगों में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सो कॉल्ड गुप्त रोग वगैरह सब कुछ कहते हैं, कई कारण से ऐसा होता है कि वहां पर सीमेन रिलीज नहीं हो पाता। अब जब सीमेन रिलीज नहीं हो रहा है, उसमें स्खलन की प्रॉब्लम है, स्पर्म रिलीज ही नहीं हो रहा। स्पर्म तो अब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा तब रिलीज होगा, कई लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बचती नहीं है, तो वो कैसे रिलीज करेगा। तो ऐसे समय पे उसको जो है योग अगर नहीं है, तो जिससे स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या भी बहुत कम हो सकती है। और ये मैंने पहले ही बताया था कि अगर 20 मिलियन स्पर्म है तो उसमें से 60% अच्छा जिंदा होना चाहिए, और उसके बाद उसमें से भी 40% निषेचन योग्य होना चाहिए, है ना। अब सोचो, मान लो 20 मिलियन की जगह में मान लो स्पर्म 2 ही मिलियन है, तब तो आधे ज्यादा तो ऐसे ही मर जाएंगे, स्पर्म निकलेगा ही नहीं। तो या तो स्पर्म निकले ना, और या निकले भी तो उसमें स्पर्म के काउंट कम है, और ये बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है, नर में ये बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या किया जाएगा, तो ऐसे समय में दोष का निवारण करने के लिए स्पर्म को एक बढ़िया जार में पैक में रखा जाता है, और इंजेक्शन की सहायता से या ट्यूब की सहायता से गर्भाशय में इनबिल्ट कर दिया जाता है। तो तकनीक से किया जाता है। इस तकनीक में पति से लिया जाए, अगर वो थोड़ा बहुत कैपेबल है तो, कुछ मात्रा में स्पर्म, अगर स्पर्म कम है तो
अब स्पर्म है ही नहीं तो लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर दाता से शुक्र लेना है, पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में या तो गर्भाशय में, या तो योनि में डाल दो तो भी जा सकता है, गर्भाशय में डाल दो तो और अच्छे जल्दी चला जाएगा। ठीक है, कई बार योनि एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ठीक है, योनि को एक्सेप्ट करने का भी एक अच्छा रीजन ये होता है कि जब फीमेल सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे होती है तो उस समय उसका गर्भाशय जो होता है ना वो थोड़ा सा सक करता है कि स्पर्म अंदर आएगा, और अगर नॉर्मल समय पे अगर वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे नहीं है तो स्पर्म को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं कि स्पर्म को ऐसा बाहर से रिलीज कर दिए तो वो अंदर अंदर ले लेगा, ऐसा नहीं है। उसको सर्विक्स तक पहुंचाना ही पड़ेगा और वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे ज्यादा अच्छा स्पर्म को अंदर लेता है। ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय के इस वेजाइना वाले पार्ट में सीमेन को रिलीज कर दिया गया। अब वो सीमेन जो है अंदर जाने के लिए उसको खींचना जरूरी है ना, तो वो गर्भाशय खींचता है उसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे। और अगर सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं है तो फिर पाइप के साथ डायरेक्टली गर्भाशय तक भेजना पड़ेगा। फिर वो गर्भाशय से यहां तक भागता हुआ वो अपने आप चला जाएगा। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो मूव कर जाता है। तो इस तरीके से इस मेथड को अंतः गर्भाशय वीर्य निषेचन या आईयूडी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीका हो सकता है, तो ये याद रखना। ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये वाला वर्ड आ गया। ठीक है, और ये वाला अगर गर्भाशय में डाल रहे हैं तो अंतः गर्भाशय निषेचन कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI। ठीक है, एक और वर्ड आ जाता है, ये भी लिख लेना, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये सभी नाम जितने भी शॉर्टकट हैं, सबके सब नाम आपको याद होने चाहिए, कहीं पर कुछ भूलना नहीं चाहिए। सबका फुल फॉर्म क्या है, कहानी क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबकी कहानियां अच्छे से पॉइंट बना बना कर लिख लेंगे। एक बार मतलब मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि आप क्या क्या फुल फॉर्म पढ़ोगे। सबसे पहले तो आप ये पढ़ना यार कि IVF का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये आपका काम है। दूसरा काम ये होता है ZIFT का क्या काम है और इसका भी उपयोग किया जाएगा। तीसरा काम ये होता है IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर क्या होता है। चौथे नंबर पे पॉइंट आ जाता है GIFT क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद पांचवें नंबर पे ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। छठवें नंबर पे पॉइंट आता है AI क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सातवें नंबर पे पॉइंट आता है IUI क्या है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये सब आपको इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इन सब के नाम बढ़िया से लिख लेना। इसका नाम क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ZIFT का मतलब क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, वही वर्ड आता है, ट्रांसफर। IUT का मतलब क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। GIFT का मतलब क्या होता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ICSI का मतलब क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, AI का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल स्पर्म, या नॉट स्पर्म इंजेक्शन नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। ठीक है, हिंदी में भी याद कर लो लेकिन फिर भी इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है ना। इसे अपन कहेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन का मतलब होता है वीर्यसेचन। ठीक, ये सब के सब नाम, फुल फॉर्म, कहानियां, सब कुछ बढ़िया से पढ़ो, समझो, देखो। जब समझ में नहीं आए तो फिर हमें बताना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहां पर बन जाता है। अब ये जो चारों पांचों मेथड यहां पर लिखे हुए हैं, ये चारों पांचों मेथड के बाद सबसे आखिरी मेथड आता है, पांचवें नंबर का मेथड, सैरोगेसी। अब ये सैरोगेसी क्या होता है,
सैरोगेसी क्या चीज है? सैरोगेसी का मतलब ये होता है किराए की कोख। इसे सामान्य शब्दों में अगर बताया जाए, जो बहुत कॉमन है, किराए की कोख। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक मादा जो है गर्भधारण की योग्य नहीं है। अब एक मादा या तो गर्भधारण करने के योग्य नहीं है और या तो उसका मन नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए। बड़े बड़े जिनमें एग्जाम्पल देखा जाता है उसमें कई लोग ऐसा होता है कि वो मादा जो है वो बच्चे पैदा करना चाहती नहीं कई बार, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, किराए की कोख लेते हैं। किराए की कोख मतलब इस दुनिया में या हर जगह पे ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी और के बच्चे को, है ना, किसी और के बच्चे को, मतलब ये दोनों पेरेंट्स मान लो, इस भाई साहब ने स्पर्म डोनेट किया अपना और इसने ओवा डोनेट किया। दोनों डोनेट क्या किया, खुद के लिए ही है तो दोनों ने दिया खुद का। इन दोनों की वजह से इन दोनों का निषेचन किया गया, आईवीएफ, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दोनों से बनाया गया जायगोट। अब इस जायगोट को इस मादा में डालना था, लेकिन ये हो सकता है कि ये मादा जो है, ये जो दंपति है ये वाले, हो सकता है कि इसको गर्भधारण का प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि डॉक्टर कई बार कह देते हैं कि जैसे कुछ पेशेंट होते हैं, जैसे मान लो किसी महिला के दिल में छेद है या महिला को बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी को शुगर की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय पे महिला को कह दिया जाता है कि आप रिस्क ना लें बच्चा पैदा करने का, लेकिन बच्चा तो चाहिए, अब रिस्क भाई है तो बच्चा तो पैदा करना पड़ेगा। ये तो एक कॉमन सी बात है कि दुनिया में अपनी वंश को बनाए रखना है तो ये करना पड़ेगा। तो ये महिला मान लो ऐसा है कि कैपेबल नहीं किसी भी कारण से, या तो गर्भाशय नहीं, जैसे किसी को गर्भाशय का मान लो कैंसर हो गया, अब गर्भाशय निकालना पड़ गया, किसी कारण से गर्भाशय नष्ट हो गया, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से, और या ये भी कारण हो सकता है कि महिला जो है वो नहीं चाह रही है कि बच्चा पैदा हो, ठीक है, कि नहीं चाहती अपने गर्भ में पेट में बच्चा पैदा करे, कष्ट होगा या समय नहीं है उसके पास या जो कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, उस जायगोट को ये लोग यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस महिला के साथ। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब एक लिखा पढ़ी के साथ में, ये इतना पैसा आपको देंगे, ठीक है, आप इस पैसे के एवज में 9 महीने एक अच्छे माहौल में रहेंगी, खाना पीना ये वो वगैरह वगैरह जो भी होगा, एक अच्छा देखभाल इस महिला का करवाया जाएगा इन पेरेंट्स के द्वारा। ये अपने देखभाल में रहेगी और इस बच्चे को 9 महीने के बाद जब वो पैदा हो जाएगा, उसके बाद ये महिला जो है इस बच्चे को दंपति को वापस दे देगी। ये एक तरीका जो है ये भी वर्ल्ड में या इंडिया में कम से कम अभी थोड़ा सा बहुत फेमस हो रहा है, इसे किराए की कोख कहते हैं। इस पे नियम कानून सब कुछ बना हुआ है और उस कानून के द्वारा ही लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि महिला बाद में इसको अचानक से अपने बच्चे से, इसको लगे कि इसका बच्चा है, प्रेम आ जाए तो ये इसे वापस ना दे, ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में एकदम क्लियर लिखा होता है कि ये इसको बच्चा देंगे। दूसरी बात, किसी कारण से ये कभी भी ये नहीं कह सकती कि वो मेरा बच्चा है, क्योंकि आनुवांशिक रूप से जेनेटिकल तौर पर देखा जाए तो क्रोमोसोम किसके हैं, ये पिताजी हैं और ये माताजी हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, क्योंकि भाई स्पर्म में ओवा ही तो मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ है ना, तो वो तो अपने माता पिता से ही मिलता रहेगा। कई बार ये कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि क्या इस बच्चे का जो आनुवांशिक पदार्थ है अपने माता पिता से भिन्न इससे मिलता जुलता रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ गर्भाशय दिया है। स्पर्म एंड ओवा इन दोनों महिलाओं का है, सॉरी इस महिला का और इस पुरुष का है स्पर्म एंड ओवा, तो इस वजह से पूरी तरह से ये इनसे मिलते जुलते रहेंगे, इनके जैसा ही लक्षण उसके अंदर रहेगा, इनके जैसा ही वो थोड़ा बहुत जो दिखाई देगा तो इनके जैसा ही रहेगा, उसका आनुवांशिक पदार्थ इन्हीं की जैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। बस सिर्फ 9 महीने बनने के लिए उसने जिस कोख का उपयोग किया, जिस गर्भाशय का उपयोग किया, वो ये महिला थी, तो इसे किराए की कोख कह देते हैं। और इस मेथड के थ्रू भी कुछ लोग बच्चा पैदा कर सकते हैं। जायगोट को यहां ट्रांसफर कर लिए, जायगोट बनने के बाद ये जो है आगे जाकर मतलब बच्चा बन जाएगा, है ना, फीटस बन जाएगा, भ्रूण बनेगा और भ्रूण बनने के बाद शिशु बनेगा, और ये शिशु बनने के बाद वापस दे दिया जाता है इन दोनों माता पिता को। ये है सैरोगेसी, ये है सैरोगेसी, बहुत कॉमन एग्जांपल है। आप लोगों ने, जहां तक मैं जानता हूं कि आपने सुना होगा शाहरुख खान के बारे में, उनका जो 2-3 बेटे हैं, एक आखिरी बेटे के बारे में मैंने पढ़ा था, जो पता नहीं नाम जो भी होगा, वो आखिरी बच्चा जो होता है, हाँ जो भी अबराम हो गया, वो नाम जो बच्चा जो है, वो बच्चा को उनकी मतलब धर्मपत्नी का नाम गौरी खान है ना, तो गौरी खान जी के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, वो गौरी खान जी का ओवा रहा होगा, डेफिनेटली शाहरुख खान जी का स्पर्म रहा होगा, और वो दोनों मुलाकात करके फिर वो किसी महिला को उन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उससे फिर बच्चा पैदा हो गया।
ठीक है, ये सारे मेथड है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब हीरो हीरोइन का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम लोग को ये पता रहता है सबको लोगों को कि हाँ ये जैसे बहुत सारे हैं। करण जौहर हो गए, ठीक है, करण जौहर भी जो है वो, अब उनकी शादी तो हुई नहीं फिर भी उनके बच्चे हैं, ठीक है। तुषार कपूर हो गया, जितेंद्र का लड़का, वो गोलमाल का आऊ आऊ वाला, ठीक है, वो भी पिताजी बन चुका, उसकी भी शादी नहीं हुई लेकिन वो भी पिताजी बन चुका है। स्पर्म डोनेट किया किसी एक महिला को उसने, मतलब वो उसने ओवा भी किसी से डोनेट करवाया होगा क्योंकि उसकी महिला तो है ही नहीं, तो उसने ओवा से भी किसी से लिया होगा और उसके बाद फिर बच्चा पैदा करके पिताजी बन गया उसके। तो ये सारा मेथड जो है लोग उपयोग करते हैं, ये सरोगेसी कहलाता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि इनको करना चाहिए, इनकी कुछ ड्रॉबैक भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब अच्छाई और कमियां क्या है ये देख लेते हैं। तो इन सभी तकनीक के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि एक वेल एजुकेटेड, बढ़िया से एक्सपीरियंस्ड और एक अच्छी संस्था इसके लिए चाहिए जो ये काम कर चुकी हो। ऐसे नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पता है ये एक बार में ऐसी होने वाली प्रक्रिया नहीं, हजारों बार करना पड़ सकता है। 2-3 साल लगातार मादा के दिनचर्या को कंट्रोल किया जाता है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कब हो रहा है, उसका ओवा कब बन रहा है, उसके अंदर एंडोमेट्रियम कब बन रहा है, एंडोमेट्रियम टूट रहा है, कौन सा हार्मोन ज्यादा है, कौन सा हार्मोन कम है, ये सब कुछ मेंटेन किया जाता है, तब जाके उस महिला के अंदर ये कार्यक्रम होता है। बहुत कुछ, मतलब पग पग दिन रात उसका खाना पीना उठना बैठना हर एक चीज वो जो डॉक्टर लोग होते हैं, उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। दिन भर चेकअप, बार बार डॉक्टर का बार बार विजिट जाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। और कई बार एकदम सब कुछ होने के बाद अंत में फिर निषेचन नहीं हो पाता या प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, या फिर 4-5 महीने के बाद भी कई बार नष्ट हो जाता है बच्चा, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए वेल वेस्ड विशेषज्ञों की जरूरत है और क्रियाओं होते हो कि उच्च हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। उच्च हैंडलिंग की मतलब यार ओवा जो है ना, ऐसा नहीं कि कहीं पे महिला की बात है भाई, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो गया तो भाई तुम तो गए। तो इसलिए इसके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, बच्चा हो ही जाए, निषेचन हो जाए, ऐसी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये मेथड होती है, ये महंगी मेथड है, महंगे मेथड है, मतलब इसके लिए अगर सामान देखा जाए तो 3-4 लाख 5 लाख नॉर्मल तरीके से लग ही जाता है, और एक सामान्य इंसान इतना पैसा खर्च नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये बहुत लोगों के लाभ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं और विश्व के बहुत सारे लोग इसके वहन से दूर हैं, ठीक है, लोग इसको उपयोग नहीं कर सकते। तो क्या करें, उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक घटक भी काफी निर्धारक है। इसलिए मतलब सामाजिक भावनात्मक क्यों, क्योंकि अगर सोचो एक बच्चा जो है किसी दूसरी महिला के पेट में 9 महीने पला हुआ है, मां ने वो 9 महीने उसको अपने गर्भ में रखा ही नहीं है, तो कई बार उस मां को फीलिंग ही नहीं आती कि ये मेरा बच्चा है। यार एक बात बताओ, मां और बेटे के बीच में या मां बच्चे के बीच में एक अलग रिलेशन है, एक अलग रिलेशन है, जो मतलब पिताजी के साथ तो मान लो एक अलग है ही, वो तो अलग है स्पर्म का, लेकिन पिताजी को फिर भी रिलेशन है। अपना बच्चा जो फीलिंग है ना, वो मां को इसलिए आती है, इसलिए हम मां से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, हम हमेशा जय जयकार मां की ही करते हैं इस दुनिया में, हम उनके भक्त होते हैं। कारण ये है क्योंकि हम मां के पेट में 9 महीने तक उनसे जुड़े हुए रहते हैं। उनका माइटोकॉन्ड्रिया, हार्मोन्स, केमिकल सब कुछ हमारे ऊपर प्रभावित करता है, हम उनका अंश हैं, हम उनके शरीर में हमने अपने आपको वृद्धि की, तो हमारा कंट्रोल जो हमारी मां से ना बहुत अच्छा रहता है। अब 9 महीने तक मां ने बच्चा पाला नहीं हो अपने पेट में, कई बार जो होता है उससे मिल्क फीड ना करवाया हो, तो एक आर्टिफिशियल तरीके से कोई लाके बोल दे कल कि ये तुम्हारा बच्चा है, तो ये थोड़ा सा कई बार एक्सेप्टेबल नहीं होता है। धार्मिक है भी है, धार्मिक इशू भी, कई जगह कहा जाता है कि खुद का बच्चा दूसरे का बच्चा, और बहुत लोग जो होते हैं ना ये सब महत्व हो जाता है, दूसरे का बेटा है, पराया बेटा है, ये वो वगैरह वगैरह बहुत इशू होता है। सामाजिक घटक भी है, बता रहा हूं मैं, वही चीज है कि वो बांझ थी, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, या ऐसा था वैसा था, ये था वो था, ठीक है, सब कुछ बहुत बहुत सारे सामाजिक घटक भी इसमें होते हैं जो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये कमियां हैं, इसकी ड्रॉबैक है। आपसे पूछा जाए कि इसकी कमियां क्या हैं, तो ये सारी कमियां इसमें होती हैं। अब अगला पॉइंट होता है तो करें क्या, बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, बेस्ट ओपिनियन क्या होता है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे अगर मैं बताऊं कि लोगों को क्या कहना चाहिए, तो एक ओपिनियन है, क्योंकि अभी चैप्टर पूरा मोरल से ही जुड़ा हुआ था, तो सबसे अंत में ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप इन मेथड से बचना चाहें तो सबसे अच्छा मेथड होता है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग बेचारे जो हैं अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया है, या फिर वो अनाथ है, अनाथालय में है, उन बच्चों को भी बहुत जरूरत होती है, और उनको बचपन से ही अगर एक अच्छा प्यार, अच्छा लाड मिले तो वो इस दुनिया के लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उनको मिल जाएंगे माता पिता, माता पिता को मिल जाएगा एक अच्छा बच्चा, और दोनों की हर चीज संस्कार से होती है। अगर आप संस्कार उन बच्चे को देंगे तो वो आपकी तरह ही, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही वृद्धि करेगा। तो गोद ले लेना मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। लोग इसे उपयोग कर सकते हैं और इस आधार पर इसको उपयोग करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
बात समझ में आई? सो यहां पर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक 1 मिनट का रिवीजन करा देता हूं कि इस पूरे चैप्टर का उद्देश्य क्या है और इस चैप्टर में आपको करना क्या क्या था और क्या क्या पढ़ना था आपको, है ना। 1 मिनट रिवीजन में सबसे पहले टॉपिक पढ़ाया गया है बेटा आपको आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ